हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फिर विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपके पाठ की संपूर्ण व्याख्या, पाठ के पिकर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वहां पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, ये आपको बताना है। जैसे मैंने कहा कि सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, जल के साथ हो रही है। सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, जल के साथ। तो क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, है ना। अब अभिक्रिया को आप संतुलित कर ले यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी एक अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखो कौन सी गैस बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर बच्चों आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यहां पर आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ हो रही है। तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और आपका आयरन अलग हो रहा है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यह आपको बताना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर Fe2O3, तो यहां पर जो आपका एल्यूमिनियम है वो फेरस की तुलना में अधिक क्रियाशील है। एल्यूमिनियम आपके फेरस यानी आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। इस वजह से यह आयरन को उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा और आयरन को अलग कर देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर विस्थापन हो रहा है। अतः कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। हम सब ने चैप्टर की व्याख्या के दौरान पढ़ा था कि जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वो वाली अभिक्रिया कौन सी होती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आयरन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, अतः यह आयरन को उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। अतः यहाँ पर आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। आगे तीसरा प्रश्न, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखो लोहे का चूर्ण है यानी कि आयरन है, उस पर क्या डालना है, HCl डालना है। तो क्या होगा, FeCl2 प्लस H2, है ना, FeCl2 प्लस H2। तो यहां पर देखो क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है आपका आयरन क्लोराइड और कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहां पर आप आगे कितना लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। तो यहां पर ये क्या बन रहा है, देखो आयरन क्लोराइड, क्या है, आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। और आपकी कौन सी गैस बाहर निकल रही है, तो आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है ये बिल्कुल सही है कि जब लोहे के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो यहाँ पर आयरन क्लोराइड बनता है और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आगे प्रश्न संख्या 4, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको बताना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो हमें पता है कि श्वसन की अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, श्वसन की अभिक्रिया के दौरान आपके भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और ऑक्सीजन का योग होने की वजह से यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है, आपकी उपचयन अभिक्रिया है। और यदि यहाँ पर उष्मा सेपी भी ऑप्शन होता तो हम कह सकते हैं कि उपचयन एवं उष्मा सेपी, क्योंकि उस दौरान आपकी उष्मा क्या होती है, उष्मा CO2 के रूप में बाहर निकलती है। तो आपकी जो श्वसन है वो एक उपचयन अभिक्रिया है, साथ ही साथ आपकी उष्मा सेपी अभिक्रिया। हमने पढ़ा था कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो उपचयन अभिक्रिया के अंदर आपके ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होती है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में क्या होती है, हाइड्रोजन में कमी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन में कमी होती है।
फिर मैं बात करूं आपके अपचयन अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन में कमी होगी, ऑक्सीजन में कमी, एवं हाइड्रोजन में क्या होगी? हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। ठीक है, बाकी आपको पता ही है संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल आपका उत्पाद बनाते हैं। उष्माशोषी में क्या होता है? उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है। जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होती है वो सारी उष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? हाइड्रोजन के साथ। तो देखो यहां पर कॉपर अलग हो रहा है और क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड है और यहां पर क्या हो रहा है? कॉपर हो रहा है। मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, यानी ऑक्सीजन में कमी हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन में कमी हो रही है। और ऑक्सीजन में कमी का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं, ऑक्सीजन में कमी का मतलब है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। छठा प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले जो यौगिक हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विद्युत संयोजी यौगिक। कौन से यौगिक कहलाते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक। आगे बढ़ते हैं। सातवां, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? आपके सामने अभिक्रिया लिखी हुई है, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। कॉपर के साथ क्या हो रहा है? कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। यानी यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपकी उपचयन अभिक्रिया है। और किसका उपचयन हो रहा है? तो आपके कॉपर का उपचयन हो रहा है। आगे आठवां, सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, AgCl का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो AgCl2 होता है। ठीक है, AgCl2। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वो होता है श्वेत। कैसा होता है? श्वेत। आगे नब्बा, समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये आपका, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है? आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रही है। तो किस प्रकार का समीकरण है? तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर अभिकारक क्या है? एकल अभिकारक है। एकल अभिकारक है। और जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इसके क्या हो रहे हैं? इसके एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का जो वियोजन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्राप्त हो रही है। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आपकी जो अभिक्रिया है वो है आपकी वियोजन अभिक्रिया। आगे दसवां, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग और जो सब्जियां जब विघटित होती है तो उस दौरान क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। इस वजह से कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, आगे 11वां, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? वहां पर हमें देखो लेड अलग प्राप्त होगा, NO2 प्लस आपकी ऑक्सीजन अलग प्राप्त होगी, है ना। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन कितनी होगी? 3 दूनी 6। तो यहां पर देखो 4, हाँ यहां पर 6। तो यहां पर देखो हमें क्या प्राप्त हो रहा है?
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपकी ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर आपका लेड अलग वियोजित होगा, फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 बनेगी और आपकी ऑक्सीजन गैस बनेगी। आगे, निम्न में से कौन सही है, इनमें से कौन सही है? तो इनमें से सही सूत्र कौन सा है? वो है Na2CO3 10H2O। किसका है? ये आपके धोने के सोडे अथवा दावन सोडे का सूत्र है। धोने का सोडा अथवा धावन सोडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13वां, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया, यानी लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो किस नाम से जानी जाती है? तो उसे कहा जाता है यसद लेपन अथवा गैल्वेनीकरण। क्या कहा जाता है? यसद लेपन अथवा गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ठीक है। 14वां, जस्ता तथा तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? इसकी अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया प्लस आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और आपके हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहां पर ऑप्शन नहीं छपा है, H2 लिख लो और तीसरा लिख लो N2। तो यहां पर कौन सी गैस बाहर निकलेगी? तो यहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होगी तो आपका जिंक क्लोराइड बनेगा और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। आगे बढ़ते हैं। 15वां, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई तत्व है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल के अंदर कैसा है? जल के अंदर विलय है। यह तत्व हो सकता है। तो देखो, जब कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ होती है? कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो क्या है? जो कि जल के अंदर घुलनशील है। तो ये तत्व क्या होगा? आपका कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम होगा। आगे 16वां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? इसकी अभिक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया। देखो, अपघटन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम होता है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन। और वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। मतलब वियोजन के अंदर आपका अभिकारक एक होता है और उत्पाद क्या होते हैं? उत्पाद एक से अधिक होते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो अभिक्रिया जो सी है, ठीक है, इसके अंदर देखो अभिकारक एक है और आपके उत्पाद क्या है? उत्पाद दो है। अतः कौन सी अभिक्रिया है? आपकी अपघटन अभिक्रिया। 17वां, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है कार्बन के साथ। इसके साथ जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है कार्बन के साथ। तो यहाँ पर जिंक अलग हो रहा है और क्या बन रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले जिंक ऑक्साइड था, ये किसमें अपचित हो रहा है? जिंक में। इन ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे अपचन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचन। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का हो रहा है उपचयन। यहाँ पर देख लो कौन सा कथन सही है? कार्बन क्या हो रहा है? उपचित हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। जिंक ऑक्साइड अपचित हो रहा है, उपचित हो रहा है, गलत है। कार्बन अपचित हो रहा है, गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचित हो रही है, गलत है। कौन सा कथन सही है? आपका ए, कि कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का उपचयन हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। 18वां, निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? देखो, संयोजन अभिक्रिया अभी हमने देखा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन। संयोजन का मतलब ही क्या होता है? संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर या मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, है ना, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? आपकी संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर? यहां पर देखो, संयोजन अभिक्रिया दो है। देखो, ए में भी हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रही है।
और सी के अंदर भी कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही है, कॉपर ऑक्साइड बना रही है। तो ये दोनों अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आपकी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। 19वां, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली अभिक्रिया कौन सी है, पहली अभिक्रिया है आपकी वियोजन, ठीक है। फिर दूसरे के अंदर कौन सी अभिक्रिया है, तो यहां पर आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का आपके उपचन हो रहा है। तो ये आप अभी रोने दे। देखो फिर तीसरी अभिक्रिया, यहां पर भी क्या हो रहा है, फेरस और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हो रही है। तो जो कॉपर है वो फेरस की तुलना में अधिक क्रियाशील है, सॉरी फेरस है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, फेरस है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। इस वजह से कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, और क्या बना है, फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो रहा है। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हमें पता ही है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 20वीं अभिक्रिया, हालांकि हमने देख लिया है पहले ये प्रश्न कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में क्या होता है। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है, Fe प्लस 2HCl FeCl2 प्लस H2, है ना। तो ये आयरन क्लोराइड है और ये आपकी हाइड्रोजन गैस है। आगे 21वां, निम्न में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन मतलब वही वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब क्या है, टूटना, मतलब आपका अभिकारक एक है और उत्पाद क्या है, एक से अधिक है, ठीक है। तो यहां पर देखो पहली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी अभिक्रिया भी वियोजन है, और मानव शरीर में भोजन का पचना ये भी वियोजन है। तो कौन सी नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो वियोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं 22, निम्न में से कौन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है, उपचयन अपचन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अपचन अभिक्रिया। यानी जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली अभिक्रिया कौन सी है, पहली अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया है। दूसरी कौन सी है, दूसरी आपकी संयोजन है। और फिर आप देखेंगे तीसरी अभिक्रिया, तो यहां पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का हो रहा है उपचयन। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, इसका हो रहा है उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या हो रही है, सॉरी कैल्शियम, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है, सॉरी गलती होगी। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन में कमी हो रही है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है आपका उपचयन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आपके उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं 23वां, निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। तो देखो जल का उबलना, तो जल का बाष्प के रूप में बदलना ये दहन अभिक्रिया नहीं है। मोम का पिघलना ये भी दहन नहीं है। पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना क्या है, एक दहन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है। आगे 24वां, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत कथन बताना है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ में
जुटते हैं यानी जुड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ में जुटते हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यह कथन गलत है। अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यह कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है, क्योंकि जो ऑक्सीकारक होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, खुद को नहीं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, है ना। तो ये खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते, बल्कि दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं। आगे 26वां, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन में कमी होना, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन में कमी होने का मतलब है आपकी कौन सी विक्रिया? हाइड्रोजन का हटना। तो देखो, आपकी जो उपचन अभिक्रिया है, उपचन में क्या होगा? ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन में क्या होगी? हाइड्रोजन में कमी होगी। तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? आपकी उपचन अभिक्रिया होगी। 27वां, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उसका प्रज्वलन ताप। किसी भी वस्तु को हवा में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के लिए एक न्यूनतम ताप की जरूरत पड़ती है, उस ताप को कहते हैं उस वस्तु का प्रज्वलन ताप। आगे प्रश्न संख्या 28, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का नाम बताना। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका कॉपर। क्या नाम है? कॉपर। कॉपर वायु की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है काले रंग का। ठीक है, कॉपर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपका कॉपर ऑक्साइड, जो कि काले रंग का होता है। 29वां, Na2SO4 सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरिलियम क्लोराइड के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट बन रहा है और आपका सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों यौगिकों के बीच में, किसके बीच में? दोनों यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। दोनों यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान की वजह से जब नया उत्पाद बनता है तो वो अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे 30वां, जिंक की अभिक्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ में, और हमें पता है कि जो जिंक है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है। इस वजह से कॉपर को उसके यौगिक से क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, और क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा। तो यहां पर कौन सी अभिक्रिया है? यहां पर आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। आगे 31, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो यहां पर देखो, आपके अभिकारक 2 हैं और उत्पाद 1 है। इसका मतलब यहां पर कौन सी अभिक्रिया है? आपकी संयोजन अभिक्रिया है। आगे प्रश्न संख्या 32, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया हो रही है, तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो यहां पर देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और आपकी जल, इन दोनों के बीच में जो अभिक्रिया हो रही है वो अभिक्रिया होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इन दोनों के बीच अभिक्रिया से क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? आपकी संयोजन अभिक्रिया। 33वां, उष्मा के द्वारा किए गए वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। क्योंकि मैं पता है कि जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली होती है आपकी प्रकाशीय वियोजन, एक प्रकाशीय वियोजन, दूसरी ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन होगी, ऊष्मीय वियोजन होगी, और एक और होती है, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि तीसरी कौन सी होती है ना। प्रकाशीय वियोजन होगी, ऊष्मीय वियोजन हो गया, और एक और होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 34वां, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा
अवशोषित होती है यानी अंदर की तरफ ग्रहण की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है उसे कहते हैं उष्मासेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उष्मासेपी अभिक्रिया। 35वां, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, वो अभिक्रिया कौन सी होती है? वो होती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। 36वां, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। इस प्रक्रिया अथवा घटना को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम संचारण। 37वां, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? तो उस पदार्थ का कहलाता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन में कमी होती है और आपके हाइड्रोजन में क्या होती है? हाइड्रोजन के अंदर वृद्धि होती है। आगे 38, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला जो लवण होता है वो कैसा होता है? वो होता है अविलेय। अविलेय मतलब वो घुलनशील नहीं होता, घुलनशील नहीं होता। ठीक है। ठोस सफेद रंग का, ठोस सफेद रंग का अविलेय अवक्षेप होता है। ठोस सफेद रंग का अविलेय क्या होता है? अविलेय अवक्षेप होता है। आगे 39, जब लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ होती है तो क्या बनता है? लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो जाता है। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर लेड है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इस वजह से कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। आगे 40, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? उपचयन की गति कम हो जाती है और उसी वजह से पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। आगे जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलेगी? जिंक की अभिक्रिया करानी है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस कौन सी गैस निकलेगी? आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 42, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले जो नए पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्पाद। आगे 43, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया है आपकी? संयोजन। 44, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से ऐसी कौन सी क्रिया है जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग नहीं हो रहा है? तो जो आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया है वो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। बाकी तीनों दहन, श्वसन और भोजन का पाचन, ये तीनों आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में आपके अध्याय 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू यानी अबशब्द वाले बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे ही प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।